नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लॉकडाउन 4 में क्या अपनी ढपली अपना राग शुरू हो गया है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल से घरेलू विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र समेत 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने उड़ान सेवा को कल से शुरू करने पर ऐतराज जता दिया है। इन राज्यों ने पाबंदियों से लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लेकर केंद्र के सामने सवाल उठाए हैं। तो उधर कई राज्यों ने कहा है कि जो भी यात्री आएंगे उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। इसको लेकर यात्रियों में एक तरह से भ्रम की स्थिति है, कंफ्यूजन फैल रहा है। उधर घरेलू विमान सेवा पर कई राज्यों की केंद्र से अलग राय दिख रही है, तो दूसरी ओर राज्यों के हिसाब से कोरोना पर अपने अपने कानून चलाए जा रहे हैं। आज यूपी में कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी के आदेश पर भी हंगामा मचा। हालांकि अब इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन आज हम दंगल में सवाल उठा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन 4 में अपना अपना इमोशनल अत्याचार हो रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। सोमवार से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो रही है। देश भर के एयरपोर्ट्स फिर से विमानों की आवाजाही के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन कम से कम 4 गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां विमान सेवा दोबारा शुरू होने की जमीन तैयार नहीं हो पा रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को ईमेल भेजा और कहा कि मुंबई और पुणे दोनों रेड जोन में हैं। इन शहरों में लोकल ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। ऐसे में रोजाना 27,000 से ज्यादा लोगों के आने जाने का इंतजाम कैसे होगा? त्याच्यामुळे नेमकं प्रवासी येणार ते कसे येणार, त्यांची खबरदारी तुम्ही काय घेणार, आम्ही काय घ्यायची, एअरपोर्ट सुरू करायचं म्हणजे एअरपोर्टला लागणारा कर्मचारी वर्ग किती लागणार, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत। छत्तीसगढ़ की केंद्र को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि उड्डयन मंत्रालय सटीक जानकारी दे और उड़ान का मानदंड बताए। बंगाल सरकार कह रही है कि 30 मई से उड़ान सेवा शुरू हो। तमिलनाडु भी उड़ान सेवा पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा। उड़ान सेवा पर उठी नाराजों को लेकर पूछा जा रहा है कि क्या फैसला लेने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया? लॉकडाउन की स्थिति है, ये हम परमानेंट बेसिस पे तो रख नहीं सकते। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। पहले सिर्फ 1/3 33% और जो हमारा अनुभव होगा उसके बाद देखेंगे। उड़ान सेवा के मसले पर ही नहीं, लॉकडाउन 4 में ढील के दायरे को लेकर भी राज्यों में अलग अलग अंदाज दिखा है। अपना अपना कानून नजर आया है। यूपी में L2 और L3 कोविड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में पहले मोबाइल फोन पर रोक लगाने, फिर हंगामा होने पर शर्तों के साथ मोबाइल फोन की इजाजत देने के मसले ने भी नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं। मुंबई में साहिल जोशी और कोलकाता से मनुग्या लोईवाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यात्रियों में भ्रम की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। वहीं सरकारें आपस में कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन को दूर करके बीच का कोई रास्ता आखिर निकालने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी के समर्थक तौसीफ अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, इतना ज्यादा भ्रम पैदा करने की स्थिति आखिर कहां से बनी? यात्री कंफ्यूज हैं, वहीं टीम इंडिया की बात लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से कही जाती है। लेकिन क्या राज्यों को बिना भरोसे में लिए ही उड़ान सेवा को चालू कर दिया गया, ये फैसला ले लिया गया? देखिए चित्रा जी, मैं इस पूरे प्रोसीजर को समझाता हूं। मेरी माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, इसलिए ये सब सुनना जानना आवश्यक है। नंबर 1, जहां तक लॉकडाउन खोलने की बात है, आप तो जानती ही हैं, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रहे हैं, बाकी नॉन एसी ट्रेन भी चल रहे हैं। जिन राज्यों के बारे में आप बता रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और वेस्ट बंगाल, उन राज्यों में ट्रेन की आवाजाही हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इन राज्यों को नो एंट्री जोन के तहत रखा गया हो। राज्यों ने भी इन्हें नो एंट्री जोन नहीं रखा है। दूसरी बात, हवाई जहाज उड़ाना, हवाई पट्टियां खोलना, ये केंद्र के अधीन आता है, ये केंद्र का विषय है। केंद्र ने इसमें अपने प्रेरोगेटिव के अनुसार राज्यों से बातचीत करने के बाद ही ये कदम उठाया। राज्यों को यह अधिकार भी दिया है केंद्र ने। मैंने बिल्कुल मंत्री साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि यह अधिकार राज्यों के पास है कि जो
वहां यात्री पहुंचते हैं उनको किस प्रकार से जांच करना, किस प्रकार से उनको क्वारंटाइन करना, किस प्रकार से उनको घर पहुंचाना। जैसे कई मजदूरों को भी राज्य अगर स्टेशन पे पहुंचती है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन पे कोई ट्रेन पहुंचती है तो वहां से मजदूरों को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में आप पहुंचा रहे हैं ना, रेड जोन होने के बावजूद भी पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इतने लोग तो नहीं आएंगे जितने छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पे आते हैं, उससे बहुत ही कम लोग आएंगे। उनको भी कैसे पहुंचाया जा सके, ये अपने अपने फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार आप अपना कानून बना सकते हैं, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना चाहे, होम क्वारंटाइन करना चाहिए, ये सारी छूट आपके पास है, नंबर 1। फिर भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु का कहना है कि उनको कुछ दिनों का समय देना चाहिए। इसमें वेस्ट बंगाल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां साइक्लोन आने के कारण, अम्फान के कारण उनकी जो हवाई पट्टी है उसमें डैमेज हुआ है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। मुझे लगता है उसको राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। अगर साइक्लोन हुआ है तो रिपेयर में समय लगेगा, किंतु महाराष्ट्र को ये सोचना होगा कि देखिए, एक और मुंबई कोई साधारण राज्य नहीं है, कोई साधारण स्थान नहीं है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। इसलिए बहुत सारी चीजें जो जिनका आवाजाही होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वो रेड जोन में भी तो है ना संबित पात्रा। तो हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको समझाया, रेड जोन में होने के बावजूद भी कई 100 ट्रेन वहां से निकल भी रही है और वहां पहुंच भी रही है, और उनकी भी व्यवस्था वो कर रहे हैं। या तो वो कह दें कि वो ट्रेन भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए अगर कुछ फ्लाइट पहुंचती हैं तो बिल्कुल आप अपने अनुसार उनको क्वारंटाइन करिए, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करिए या होम क्वारंटाइन करिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। रोहन गुप्ता, तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि दरअसल केंद्र सरकार का ये फैसला है और उस पर कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकानी है तो विरोध करना ही है? वही स्थिति महाराष्ट्र में देखी जा रही है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ ने तो यहां तक पूछ दिया है कि उड्डयन मंत्रालय सटीक जानकारी दे। तो क्या बाकी राज्यों को सटीक जानकारी दी गई है और छत्तीसगढ़ को सटीक जानकारी मुहैया नहीं कराया है केंद्र सरकार ने? देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी आप ये सरकार की आप एक स्टाइल देखेंगे कि इनको आदेश देने की आदत है। रात को आएंगे टीवी पे मित्रों करके अपना आदेश सुना देंगे और पूरे देश की जनता उसके पीछे लग जाएगी। लॉकडाउन 1 किया आपने, मजदूरों की कोई व्यवस्था नहीं की, ना आपने राज्यों से बात की, आज मजदूर बेचारा रोड पे तड़पने को मरने को मजबूर हो गया। लॉकडाउन 2 किया आपने, जोनिंग आपने अपने तरीके से तय किया। बाद में जब कांग्रेस ने आवाज उठाई कि आप जोनिंग राज्य सरकारों को दीजिए, बाद में सरकार को समझ नहीं। लॉकडाउन 3 इनका खत्म हुआ, बाद में बोला कि अब नए सर भूमिका हम बांधते रहेंगे आगे। ये बताइए, फ्लाइट्स को लेकर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है रोहन गुप्ता कांग्रेस की ओर से? चित्रा जी, मेरी बात को खत्म प्लीज कर दीजिए, फिर आप बोलिए। जो लॉकडाउन 4 आया, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन 4 है और राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करेगी, महाराष्ट्र की बात हो, वहां पे लॉकडाउन 4 जो है 30 मई तक उन्होंने एक्सटेंड किया है। जब आप पूरी चीज राज्य सरकार पे छोड़ना चाह रही है तब आप संवाद करके कीजिए ना, कौन ना बोल रहा है। एक आप आदेश ऊपर से थोपेंगे फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी लगा दे, ये कहां की बात है? जब लगता है केंद्र सरकार को कि अब हम नहीं संभाल पाएंगे तब राज्य सरकार पे डाल देंगे, ये तरीका ठीक नहीं। आप एक फेडरल स्ट्रक्चर में आप जब वीसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ में, तब अगर इसकी भी चर्चा हो जाती तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द चित्रा जी यहाँ पे मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। यहाँ पे जो लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, वो परेशान नहीं होने चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये राजनीति का कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र सोच रहा है क्योंकि वहां पे केसेस ज्यादा है, रेड जोन में है, तो वो परेशान कैसे होंगे जब राज्यों को इस पूरे मामले में अधिकार दे दिए गए हैं? क्वारंटीन से लेकर हर अधिकार अगर राज्यों को दे दिए गए हैं तो परेशानी की बात कहां से आ रही है? चित्रा जी, क्वारंटीन की सिर्फ बात नहीं है ना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की भी बात है। अगर आप रेड जोन में आपका एयरपोर्ट है, अगर 29,000 लोग रोज जाते हैं तो उनको वहां लाने के लिए आपको टैक्सी अलाउ करनी पड़ेगी, वहां पे आपको दूसरी सर्विसेज देनी पड़ेगी। वहां पे जो लोग आएंगे रेड जोन के अंदर, आप कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे? सो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि क्वारंटीन, उसके बाद में उसकी जो रिलेटेड सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके एडिशनल सर्विसेज है, वो सारा ओपन करना पड़ेगा। सवाल तो महत्वपूर्ण है संबित पात्रा। कम से कम महाराष्ट्र में तो 28,000 से लेकर 30,000 आम दिनों में जो फ्लाइट्स हैं वो वहां पर लैंड करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं यात्रियों को लेकर, इतनी तादाद है वहां की। तो 28 से 30,000 यात्रियों की अगर बात होगी तो रोहन गुप्ता क्या गलत बोल रहे हैं? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए कि अभी केवल 1/3 फ्लाइट या उससे कम चलेंगी, और वह भी बुकिंग को लेकर, कितनी बुकिंग हो रही है, कितनी आवश्यकता है, उसको लेकर रोज के हिसाब से अमेंड किया जाएगा। कोई सारी फ्लाइटें नहीं खुल रही है, नंबर 1। नंबर देखिए, जो बात कही गई कि प्रधानमंत्री हम लोग केवल आके मित्रों कह के आदेश दे देते हैं और कुछ भी बात नहीं करते हैं दूसरों से, गलत बात है। आप बताइए, आपने खुद दिखाया ना 5 बार, मैं बीच में नहीं, 5 बार चित्रा जी मैं पूरा कर लूं फिर दूसरे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद चित्रा जी। 5 बार प्रधानमंत्री ने प्रत्येक लॉकडाउन से पहले अभी तक 5 बार बैठक हो चुकी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट से पहले भी कई कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने लॉकडाउन को उससे पहले ही बढ़ा दिया था। इस बार भी जो 31 मई तक का लॉकडाउन हुआ, महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री के बोलने से पहले बढ़ाया हुआ है, उससे पहले भी तेलंगाना ने बढ़ाया हुआ था।
तमिलनाडु ने बढ़ाया हुआ था, ये केरल ने जवाब बढ़ाया नहीं है। हुआ था। कई राज्यों ने अपने हिसाब से लॉकडाउन, हमारे कोई आदेश के हिसाब से नहीं, सबके मिलने जुलने के बाद एक कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉकडाउन बढ़ाया गया था। तीसरी बात, चित्रा जी, देखिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, आपको टैक्सी अलाउ करनी पड़ेगी। यहाँ तो कुछ 100 लोगों के लिए है। मैं कह रहा हूं वही छत्रपति शिवाजी स्टेशन, वही बांद्रा स्टेशन पे दृश्य हमने देखे हैं। वहां पे मजदूरों को मतलब आप वहां टैक्सी अलाउ नहीं किया है आपने, वहां पे बस आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने क्या कहा, जोनिंग मालूम है संदीप पात्रा जी? मैं कंप्लीट आप लाल पीली बोल रहा था चित्रा जी, मैं प्लीज 10 सेकंड में एक एक करके जल्दी आप दोनों की बात खत्म हो तो बाकी भी तीनों मेहमानों को मैं लाना चाहूंगी। संबित जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। रोहन उत्की से बात छोटा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। संबित जल्दी से प्लीज। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते लोकल ट्रेन चालू करने होंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लोकल ट्रेन। आप बताइए, लाखों करोड़ों लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं। लोकल ट्रेन वो महाराष्ट्र की सरकार निर्णय लेके चला सकती है, मगर 4 हवाई जहाज उतर जाएंगे तो इनको सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोहन गुप्ता जी, कहीं आपस में ही आप लोगों में तालमेल की कमी तो नहीं देखने को मिल रही है? शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में तीनों के अलग अलग सुर। यही विडंबना है भाजपा वालों की कि वही तय करते हैं यहाँ डिबेट में बैठ के मामलास्टर कैसे चलेगा। अरे आपकी केंद्र सरकार ने जब बोल दिया कि आप बीच में मत बोलिए, डॉक्टर साहब बीच में मत बोलिए, हो गया आपका। आप लाल पीली, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप चित्रा जी को चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको बोलिए चुप रहेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मेरे बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए, मेरा क्या कहना है? अरे डॉक्टर साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। बात सिर्फ इतनी, मैं नहीं बोलूंगा, आप भी मत बोलिए। अगर लॉकडाउन 4 अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी सरकार ने लगाई है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी आप फैसला करते हैं, जहां प्रॉब्लम ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र की बात है, तमिलनाडु की बात है, आप एक बार चर्चा कर लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स कैसे वर्कआउट होगा, तो जो हमारे जो मुसाफिर है उनको भी तकलीफ नहीं पड़ती। बात यहाँ पे हम डिबेट में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते चित्रा जी कि क्या सही है गलत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब सारी चीजें संवाद से होगी तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे मजदूर परेशान हुए, उस प्रकार से रेल अपनी एयर यात्रा चालू होने के बाद में पैसेंजर्स परेशान नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो मेरा क्या सिर्फ संवादहीनता की स्थिति है? संबित, बाकी मेहमानों से भी एक एक कमेंट जल्दी से ले लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आपकी, अरे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। वो लाल कांग्रेस और बीजेपी के तू मैं हम नहीं फंसे। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं। एक इन्फॉर्मेशन, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक कमेंट उनका भी ले लें, उसके बाद आप लोग अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। संबित एक लाइन में प्लीज जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। आपके डिबेट में आने से पहले मैंने माननीय हरदीप पुरी जी से बातचीत की। हरदीप पुरी जी ने कहा आज के, मैं एक सेकंड बात तो कर लूं। हरदीप पुरी जी ने कहा आज के, हरदीप पुरी जी ने कहा कि आज के डेट में उन्होंने लगभग सुबह से अभी तक 7 बार माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से उनकी आज के डिक्लेयर करने के बाद क्या बात करेंगे? पहले बात कीजिए। ये सब सामंजस्य से होगा। यहाँ पर उसके बाद क्या बात चिल्ला करेंगे? चौक करके कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश, ये आप क्यों कंफ्यूजन ऐसे लड़ रहे हैं? ये क्या नहीं, क्या आप ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? अरे आप तो संबित, अगर सुबह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से हरदीप पुरी जी की 7 बार बातचीत हो गई है, तो बीच का रास्ता क्या निकला? इस बारे में कुछ बताया है क्या मंत्री जी ने आपको? मंत्री जी ने कहा है कि क्वारंटाइन इत्यादि करने की सारी व्यवस्था राज्यों की रहेगी और राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि आप जिस प्रकार उचित समझे, महाराष्ट्र स्पेसिफिक क्या है, किसको किस प्रकार आइसोलेट करना है, ये तो कॉमन गाइडलाइन, किस प्रकार क्वारंटाइन करना है, ये पूरा लेकिन वो तो अभी लैंड करने की इजाजत को लेकर ही कंफ्यूज हैं। क्वारंटाइन होने के बाद तो सॉरी लैंड करने की इजाजत राज्यों का विषय नहीं है। लैंड करने के बाद राज्य किस प्रकार से यात्रियों को ट्रांसफर करेंगे, किस प्रकार क्वारंटाइन होगा, ये राज्यों का विषय है। इसलिए देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट, तो इस बात को लेकर भी आपत्ति तो उनकी ओर से जताई गई है ना। ठीक है संबित, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। अब मैं आ जाती हूँ सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास। घनश्याम जी, यूपी सरकार को तैयार दिख रही है, उसकी तो तैयारी पूरी है, फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? आपने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार की तैयारी पूरी है। सबसे पहले मैं आपको, अपने फेलो को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। उत्तर प्रदेश में आज भी मात्र 8,000 लोगों की टेस्टिंग हो पाती है। जो माइग्रेंट्स गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन आज के अखबारों में छपा है कि कुल मिलाकर के 2600 ट्रेन मात्र इन्होंने चलाई हैं, जिसमें से 2000 से कम ट्रेन उत्तर प्रदेश गई हैं। किसी भी ऐसे मजदूर कामगार को जो सड़क पर चल रहा है, आपको तस्वीर नहीं दिखाई देगी कि उत्तर प्रदेश ने बस मुहैया कराई हो, भोजन मुहैया कराया हो,
क्वारंटाइन की जो असलियत है, जो उत्तर प्रदेश की बदहाली है, उससे जिस तरीके से मजदूरों को, कामगारों को डंडे मारे जा रहे हैं, उस बदहाली को बचाने के लिए, उसकी असलियत छुपाने के लिए सरकार शासन आदेश लाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार का पर्याय बनती जा रही है, क्योंकि वो इस समस्या में उचित कदम नहीं उठा पा रही है। लेकिन दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में तो कोरोना संक्रमित आंकड़े काफी कम है, चाहे महाराष्ट्र से, राजधानी दिल्ली से या दूसरे हिस्सों से तुलना करें। इसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने अच्छे इंतजाम किए, इस वजह से ऐसे हालात हैं। कैसे तुलना करेंगे चित्रा जी? जब आप उत्तर प्रदेश देश की 22 से 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में, और आप मात्र 10,000 टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं। कौन सा राज्य इस आबादी का आधा सब कुछ पाने का एक पूरा तंत्र बना रखा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 25 लाख से अधिक बच्चे हैं जिनको इस लॉकडाउन में टीका नहीं लगा है। संबित पात्रा जी डॉक्टर हैं, इस चीज को समझते होंगे। क्या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार भी इसके बारे में बोला है? ब्लड बैंक की समस्या है, क्या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार भी इसके लिए बोला है? क्या उत्तर प्रदेश ने ये भी डिमांड किया है कि ये जो मजदूर, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के मजदूर ज्यादा हैं, क्या संबित पात्रा जी ने उड़ीसा का होने के नाते ये आवाज उठाई है कि ये जो मजदूर 2 महीने से बेसहारा असहाय हैं, कम से कम इन 2 महीने के लिए इन प्रत्येक दिन के लिए इनको मनरेगा का रुपया देना चाहिए? क्यों नहीं मनरेगा का रुपया देना चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उसके प्रवक्ता मजदूरों के मुद्दे नहीं उठाते हैं। उनको मोदी जी महान है और सब कुछ है। ठीक है घनश्याम, कुछ आपकी आवाज में दिक्कत भी आ रही है। समित आप जवाब जरूर दीजिएगा, एक एक कमेंट बाकी। राजीव रंजन आपसे मैं ले लेती हूँ। मजदूरों की हालत इस वक्त बिहार में क्या है, ये पूरा देश देख रहा है। ऐसे में क्या आपकी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी है कि फ्लाइट्स को पटना में लैंड करवाया जाए और उसके बाद वहां से सारे इंतजाम करने के लिए आपकी सरकार तैयार है? राजीव जी, बिहार में देखिए, डोमेस्टिक फ्लाइट से जो भी आएंगे वो होम क्वारंटीन में जाएंगे। और देखिए, बिहार की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कई अच्छी जो चीजें हैं वो तो आती नहीं है। बिहार के विपक्ष को केवल ऐसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने में ज्यादा मजा आता है जो उनकी नाकामी और उनकी निष्क्रियता को ढकने में मदद करते हैं। हमारे यहाँ योगा क्लासेस हो रहे हैं क्वारंटाइन में, और जिस तरह से सक्सेस स्टोरीज बननी शुरू हो गई है, इतने कम समय में स्किल मैपिंग के जरिए पूर्णिया में 2000 लोगों को मास्क बनाने का काम दिया गया, जो प्रवासी मजदूर आए हैं, और वो 600 से 800 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। ऐसी कहानियां क्यों नहीं आती है नेशनल मीडिया में? देखिए, बिहार में 20 लाख लोग 28 तारीख तक केवल ट्रेन के जरिए आ रहे हैं, और 28 तारीख में अब 4 दिन केवल बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं, जिस तरह से भी ट्रकों से या चढ़ करके जैसे भी पहुंचे बॉर्डर पर, उन्हें भी 15 ट्रेनों के जरिए अलग अलग जिलों में पहुंचाया जा रहा है। राज्य के अंदर 4500 बसेज हैं जो क्वारंटाइन सेंटर पर उनको पहुंचाएंगे, और इंतजाम अलग अलग राज्यों से हम समन्वय करके उन्हें और बड़ी संख्या में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। बिहार का व्यवस्थित प्रबंधन और देश में जो व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ वो नीतीश कुमार जी के हस्तक्षेप से शुरू हुआ। उनके अनुरोध को केंद्र सरकार ने स्वीकारा, और निश्चित तौर पर जो आ रहे हैं, अगर इसको ये कहे कि मोदी जी आए और मित्रों का, मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक कांग्रेस ही कर सकती है। इससे ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी उस कॉन्फ्रेंसिंग में होते हैं, दूसरे दलों को, समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियों की कोई सरकार नहीं है, ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन जिनकी भी सरकारें हैं, उन सरकारों के मुखिया के तौर पर उनके मुख्यमंत्री अपने विचार रखते हैं। राज्यों की जो राय होती है उसको रोडमैप में शामिल किया जाता है, और इस प्रबंधन को अगर कांग्रेस नकार रही है तो अपने मुख्यमंत्रियों पर यह दबाव बना रही है कि एनडीए सरकार कोई फैसला करे तो उससे टकराव बोल लीजिए। इसलिए कि अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिन मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी बात रखी है, एक बेहतर समन्वय के साथ, चाहे वो किसी दल की सरकार, सबने देश में मिलकर इस संकट से जूझने का काम किया है। और इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो नई तस्वीर बन रही है राज्य सरकारों में, जहां कांग्रेस की या उनकी समर्थित सरकारें इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि आप लोकल ट्रेन खोलना चाहते हैं और आपको तमिलनाडु में किसकी सरकार है? देखिए, मैं आपको बीच में इसलिए नहीं टोक रही थी क्योंकि स्काइप के जरिए आप जुड़े हुए हैं और बार बार टोका टाकी करने से आपकी आवाज हो सकता साफ नहीं सुनाई देती हमारे दर्शकों को। लेकिन कम से कम बिहार की जो स्थिति है, मुझे तो लगता है कि जेडीयू के नेताओं का पूरा फोकस अपने बिहार पर ही होना चाहिए।
आप कह रहे हैं कि अच्छी खबरें बाहर क्यों नहीं आती हैं? अरे अच्छी खबरों की तादाद अगर 2% होगी और 98% ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो देश को सोचने पर मजबूर कर देंगी कि बिहार का यह हाल क्यों है। सहमत नहीं हूँ। सर, आपके क्वारंटाइन सेंटर हो, वहां पर पानी का हफ्ते हफ्ते भर से नहीं पहुंचना हो, सड़कों पर लगातार, और आप लोगों ने मजदूरों के लाने ले जाने में और छात्रों के मुद्दे पर किस तरह की राजनीति हुई है वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है राजीव रंजन जी। नहीं की, हम लोगों ने देश को बचा लिया। ये एक सप्ताह लगते अगर नॉर्थ ईस्ट, अरे आपके मंत्री जी के लिए अलग से चीजें जाती है और मजदूर आदमी परेशान है। नहीं चलेगा। अगर एक ना ट्रेन का पैसा दिया तो कोई एक सरकार जो ट्वीट थपथपाती है कि हम सबसे पहले लेकर आए, इससे हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती थी। अगर एक सप्ताह का भोजन मजदूरों को दिया जाता तो वो खाना खाने के लायक नहीं होता। कई लोग फूड पॉइजनिंग से मर गए होते। इतनी बड़ी दूरियों क्या बात कर रहे हैं चित्रा जी के जरिए लोगों को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा खाना दिया, फूड पॉइजनिंग वाला मामला इसलिए सामने नहीं आया। राजीव रंजन जी, आप क्या ये बोल रहे हैं? आप कैसे कह सकती है कि बिहार ने उन लोगों को नहीं लाने? सर, मैं नहीं बोल रही हूँ, तस्वीरें और वहाँ की खबरें बोल रही हैं। राजीव रंजन जी, इसमें मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। जो तस्वीरें और जो खबरें ग्राउंड जीरो से सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं। ठीक है सर। छात्रों और मजदूरों के साथ जो बेईमानी की है और जिस तरह से उन पर दबाव बनाया, अरे आप अपनी बात कीजिए ना। बिहार ने धोखा किया देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ। आपके मंत्री चलिए की जो ठीक है, लड़की है तौसीफ अहमद खान, अब मैं आपको लाना चाहूंगी, उसके बाद रोहन गुप्ता जी और समित पात्रा आप जवाब दीजिएगा। तौसीफ, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहले तो ममता बनर्जी ने केंद्र के ऊपर सवाल उठा दिए कि केंद्र राज्यों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। अब जब राज्य की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ममता बनर्जी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स नहीं किया जाए। फिलहाल ये बताइए, फ्लाइट्स के मुद्दे पर, हालांकि कोलकाता की स्थिति यकीनन अपने आप में बिल्कुल अलग है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही कोलकाता एयरपोर्ट है और पिछले 4-5 दिनों पहले हमने देखा था कि जब तूफान आया था तो वहां पर पूरा पानी भरा हुआ था। तो क्या 30 तारीख से आप लोग चाहते हैं कि वहां पर परिचालन शुरू किया जाए और इसके लिए राज्य सरकार तैयार है? की आबादी में 60% बंगाल की आबादी यानी कि 6 करोड़ लोग इस साइक्लोन अम्फन से अफेक्टेड हैं। लगभग 86 मौतें हो चुकी है, 16 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है और 384 ब्लॉक अफेक्टेड है। तो ये अभी बहुत बड़े पैमाने पे राहत का काम किया जा रहा है। अभी सारा फोकस राहत पे ही है क्योंकि जगह जगह में, अभी कलकत्ता शहर में भी कुछ जगह ऐसे बचे हुए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक रिस्टोर नहीं किया जा सका है। गांव के साइड में भी बहुत सारी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाया है। स्किल्ड लेबर की कमी है, लॉकडाउन का ये माहौल है तो स्किल्ड लेबर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारे मुश्किलात से गवर्नमेंट गुजर रही है और फिर इसलिए गवर्नमेंट ने टीम मांगा जो आपके आर्मी है, एनडीआरएफ है, रेलवे है, पोर्ट है और प्राइवेट सेक्टर, ये सारे लोगों की टीम मिल करके टोटल 200 से ज्यादा टीम काम कर रही है अभी जो उसी हुए पूरे ये। तो अभी केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है ना राज्य सरकार की? अब तो किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। नहीं, केंद्र सरकार को लेकर के ममता बनर्जी ने मांग किया है कि मोदी जी आए थे, उन्होंने 1000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था। तो उन्होंने बताया है कि हमारा एस्टिमेटेड लॉस जो है वो 1 लाख करोड़ है। तो हमारा डिमांड बहुत पहले से है कि आप नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कीजिए। नेशनल डिजास्टर करने से आप सोर्सेज जो फंड है, देखिए ये जो फंड से केंद्र सरकार के पास होता है वो इन्हीं चीजों के लिए होता है, इन्हीं चीज में काम लगाने के लिए होता है। ये फंड तो किसी उनका अपना कमाई नहीं, ये टैक्स का मनी है जो कहीं पे भी अगर नेशनल कैलामिटी आता है, नेशनल डिजास्टर होता है तो उसमें मदद पहुंचाने के लिए होता है। तो जब आप असेसमेंट कर रहे हैं, अभी असेसमेंट हुआ है, सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री के साथ, उस टाइम में पिक्चर क्लियर नहीं था, अभी पिक्चर क्लियर है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। तो ये 1000 करोड़ का जो पैकेज है बहुत छोटा है, उस पर सेंटर ध्यान दे और अभी फिलहाल कोई भी जुमलेबाजी ना करे, कोई भी पॉलिटिक्स ना करे। और समित पात्रा, जो पैकेज 1000 करोड़ का दिया गया है पश्चिम बंगाल को, वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रोहन, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, लेकिन समित पात्रा, एक बार उत्तर प्रदेश की खबर की ओर भी बीजेपी के प्रवक्ताओं का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है। ये मोबाइल फोन से क्या दिक्कत थी बीजेपी को? मोबाइल फोन पर ही आप लोगों ने बैन लगा दिया था। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो है, आपने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा है, अभी तो जीरा ही भेजा है।
ये एडवांस पेमेंट ही है, ये कोई पूरा पैकेज, ये पैकेज ही नहीं है, ये एडवांस पेमेंट है। और 1000 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, आप खर्च कर लीजिए, उसके बाद ऊंट भी पहुंचेगा। आप मत सोचिए कि हम आपको ऊंट नहीं देंगे, केवल जीरा देंगे, दोनों देंगे आप। दूसरी बात है, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए इसके पहले कि मैं आपको मोबाइल फोन वाला तो वो विड्रॉ हो गया है, उनको लगता था कि सर शायद जब आपकी चारों तरफ किरकिरी हुई, समझ में नहीं आया तो आपने विड्रॉ कर लिया। नहीं, जब आपको ऐसा लगा कि कुछ पूरा नहीं। विपक्ष घेर चुका है और हमारे पास कहने के लिए बाकी कुछ रहा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोच समझ की योगी जी ने विड्रॉ किया है, ऐसा नहीं है कि कोई किरकिरी हो गई इसलिए विड्रॉ कर लिया। ये सैनिटाइजेशन नहीं, लेकिन मोबाइल फोन से आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मोबाइल फोन से क्या कोरोना का संक्रमण फैलता है? हाँ, आप ही लोग दिखाते हैं कि फैलता है करके, मैं तो आप ही के उसमें कार्यक्रम में देख रहा था कि तो फिर पूरे देश में बैन कर दीजिए, किसने रोक के रखा है? बैन नहीं करना है, फिर तो सबको बैन कर दीजिए ना, फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्वारंटीन सेंटर के लोगों के लिए क्यों अलाउ किया? ना चित्रा जी, आपने सवाल और आरोग्य सेतु ऐप नहीं, संबित पात्रा मेरे सवाल है, आरोग्य सेतु ऐप पर मैं सवाल सुन लिया करेंगे, ये भी बता दीजिए। चित्रा जी, सवाल सुन लिया हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, हॉस्पिटल्स में मोबाइल फोन के माध्यम से दूसरे लोगों को ना फैले, इसकी चिंतन की गई थी, मगर वाकई लगा कि इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा, इससे कष्ट होगा लोगों को, और आप लोगों ने भी सवाल उठाया, इसको विड्रॉ कर लिया गया। यही तो लोकतंत्र होता है, आपका भी इसमें से है, लोगों ने भी इसमें ऑब्जेक्शन दिया, हमने विड्रॉ कर लिया, ये अच्छी बात है ना, हम कोई तानाशाही तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनसंख्या है, सोचिए ये अपने आप में एक यूरोपीय देश के बराबर का जनसंख्या रखता है। उसके बावजूद जिस प्रकार उत्तर प्रदेश ने अपने आप को कंटेन किया है, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों ही उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवक्ता, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। इतने बड़े बड़े 2 राज्य, जिन राज्यों से मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर जाते हैं, जिस तरह से इन दोनों राज्यों ने, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन 2 लाख लोग प्रवेश कर रहे हैं, बसेस, ट्रेन, प्राइवेट व्हीकल्स के माध्यम से 2 लाख लोगों को लाना, क्वारंटाइन करना, सुचारू रूप से उन्हें गांव भेजना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमें सब कुछ, देखिए लड़ाई हम वहां कोरोना से भी लड़े, यहाँ टीवी में आके ऑपोजिशन वाले केवल लड़ाई करें और कुछ नहीं, सुबह से शाम तक लड़ाई, और क्या काम है बताइए? अखिलेश यादव जी और ये राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? आपस में भी लड़ रहे हैं, हमसे भी लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप घर पे बैठिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप घनश्याम आप अपनी बात बैठो ना घर में, आप बैठो जाके इटली में, आप सोनिया गांधी के मायके चले जाओ, जाके मायके में बैठो, वहां पे चुपचाप, यहाँ हल्ला मत मचाओ, आके चुपचाप जाके मायके में बैठो, जाके इटली में बैठो जाके। ये आपकी सोनिया गांधी हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहती थी, इटली बना नहीं तो यहाँ हंगामा मचाती हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म करो, सुबह शाम बैठ के नेगेटिव बातें करना, हर जगह लड़ाई करना, आप जैसे भटियान लोगों के कारण ना एक नेगेटिव वातावरण बनता है हर चीज जगह में। प्रवक्ता बनने के आप लोग कैसे लोगों को बुलाते हो, कैसे लोगों को बुलाते हो, गाली गलौज करने वाले लोगों को? चित्रा, मैं तो आराम से समझा रहा था कि इस आदमी को देखो जरा, इस आदमी को देखो जरा, इसका तरीका भी नहीं आता है, इसको बातचीत करने का तरीका ही नहीं आता है। अब चुपचाप बैठो चुपचाप जाकर बैठो, जाओ इटली, जाओ इसको भेजो इटली भेजो, ये सोनिया जी के मायके में रहेगा तब ठीक होगा। नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों को ही कम से कम भाषा की मर्यादा का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। ये भी वक्ता है, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, एक एक करके अपनी बात रखें। रोहन ने लोकतंत्र का पालन किया, मोबाइल का आदेश दिया था, बाद में लगा कि कोरोना इससे नहीं फैलेगा, फिर उन्होंने घनश्याम जी उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, पहले रोहन की बात कंप्लीट हो जाए। रोहन जी से ये भी पूछिए कि इनके जो सबसे राहुल गांधी है, बड़ी पात्रा जी 60 दिन क्या किया, मास्क सिल रहे थे, क्या दर्जी बन के क्या कर रहे थे? शर्म आनी चाहिए आपको, ये झूठ फैलाना बंद कीजिए, पूरे देश की जनता आपको देख रही है, हर रोज झूठ फैला रहे हो, हर रोज झूठ फैला रहे हो। राजस्थान के नाम पे झूठ बोलना, देश के उत्तर प्रदेश के नाम पे झूठ बोलना, बस के नाम पे झूठ बोलना, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऑफिशियल ट्रोलर हो, आप ट्रोलर हो, आप सोशल मीडिया पे झूठ फैला रहे हो, यही काम है आपका, और जनता ही नहीं है आपका। आपको मालूम है झूठे आदमी हो तुम, कोविड का मतलब मालूम नहीं है और प्रवक्ता बन के बैठे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, पूरा देश तुमको देख रहा है, तुम डॉक्टर के लायक ही नहीं हो, तुम्हारी डिग्री चेक होनी चाहिए। ये क्या किया तुमने? डॉक्टर बन के घर पे बैठे हो, 60 दिन से घर पे बैठे हो, कितने पेशेंट देखे तुमने? एक पेशेंट नहीं देखा तुमने, शर्म आनी चाहिए तुमको। संबित पात्रा, पूरा देश तुमको देख रहा है, जो कांग्रेस की बात तुम कर रहे हो वही पूरे देश की जनता देख रही है कि कैसे तुमने लूटा है, तुमने मजदूरों को लूटा है, तुमने हर आदमी को बर्बाद किया है, मजदूरों को परेशान करके मरने के लिए मजबूर किया रोड पे। तुमको शर्म आनी चाहिए। संबित पात्रा, पूरा देश तुमको देख रहा है,
तुम्हारे कोई जैसे अगर झूठे मजदूरों लोग के लिए अच्छा देश के चाहता नाम पे था, डब्बा कैमरा है, लेके तुम्हारे जाएगा, जैसे प्रवक्ता शूटिंग के लायक करेगा, ही नहीं है। वीडियो शर्म नहीं बनाएगा, आ रही है तुमको? पिक्चर अरे बनाएगा, शर्म होनी उसका चाहिए। प्रोमो अरे बनाएगा, मदद कर रहे हैं, ट्रेलर क्यों बनाएगा, जलन हो फिर रही है? पिक्चर रिलीज क्यों करेगा, जलन हो रही है? ये होगा। कहाँ है तुम्हारे इस हवाई प्रकार की नेता? राजनीति करेंगे। बंगाल अरे जाके शर्म हवाई करो, नेता शर्म करोगे करो। तो होगा। सोनिया गांधी अरे शर्म चाहती करो थी कि तुम। इंडिया इटली तुम बन बोलो जाए। तुम लोग। सोनिया मजदूर गांधी पूरे चाहती देश थी के मजदूर हिंदुस्तान तुमको में देख बहुत रहे हैं लोगों की कि रुला मृत्यु रुला हो के जाए, तुमने रोड पे ताकि उनको लाशों मजदूर पर को सोनिया परेशान कर गांधी दिया। राजनीति कर चवन सके। भी उनके ये तो अकाउंट में मोदी नहीं जी डाली की तुमने। मुझे लगता दूरदर्शिता है एक कि रुपया नहीं तमाम दिया। एक दूसरे के लिए इसका भाषाई अकाउंट मर्यादा का आप ख्याल रखें। नंबर 1, हम इनको तथ्यों पर बताओ बोले, उनको। इस तरह मैं से बोलूंगा व्यक्तिगत कि जब टिप्पणी इनकी करने से मजबूरी कुछ हल नहीं निकलेगा। ये उनकी- रोहन गुप्ता जी, ये संबित उनकी पात्रा, आप दोनों से ये बिल्कुल। निवेदन है, पूरा देश मैं मेरी बात हिंदुस्तान करूं। आपको पूरा देख देश रहा है, देख रहा है, करोड़ों की हम तादाद में लोग लोग आप लोगों मैं को देख उनको रहे बोलना हैं। चाहूंगा। क्या यही मैसेज उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों बात के रखी। जरिए आप देना चाह रहे हैं? आप चित्रा जी, दोनों ही मैंने उनकी बड़े पूरी प्रवक्ता बात हैं सुनी। अपनी पार्टी के, नहीं, और शब्दों की चित्रा मर्यादा को जी, भी मैं तार यही तार कह रहा करने हूं, पर जब आप मैं लोग बोलना तुले शुरू हुए हैं। करता पूरी हूं, बात ये बीच में सुनी, चिल्लाना अब मैं शुरू मेरी कर बात देते सुन ले। हैं। ये ठीक मैंने है, उनकी एक पूरी सेकंड, बात संबित सुनी। पात्रा, आपकी भी बात हो गई, रोहन गुप्ता जी आपकी भी। ठीक है, मैं अब घनश्याम तिवारी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। घनश्याम तिवारी जी, यही तो लोग, मेरी बात ही बाकी है। रोहन जी मैं तुरंत चित्रा आ जी, रही हूँ। मुझे एक बार समय दिया घनश्याम जाए। तिवारी जी बहुत देर से हाथ नहीं, उठा मुझे रहे समय नहीं दिया थे। गया, अच्छा चित्रा ठीक है, जी। चलिए रोहन गुप्ता जी अपनी ये बात समय नहीं कंप्लीट- दिया गया। जल्दी से, ठीक है। हमारे संबित भी पात्रा, बोलेंगे। एक बार देखो, उनकी ये बात पागल सुन लीजिए, देखो। उसके बाद आप जवाब चित्रा दीजिएगा। पागल हो गया डॉक्टर। चित्रा जी, एक ये बात तो डॉक्टर कह लीजिए, पागल हम हो गए सबके हैं। समय पे बोलते उनका हैं, हर मानसिक जगह चिल्लाते संतुलन हैं। खराब हो हम- गया। आप शुरू मैं से जैसे डिबेट में बोलता देखिए, हूं, हम उनको लोगों डर ने लगता दूसरों है के पीछे कि बोला तुम लोग नहीं। झूठ पकड़ लेना। मगर अगर संबित ये बीच में पात्रा, बोलेंगे, रोहन तो हम भी गुप्ता, बोलेंगे। प्लीज आप ये दोनों क्या लोग बोल शांत रहे हैं? रहिए, बाकी ये 3 पीछे लोग बोल भी रहे हैं। बैठे हुए हैं। चित्रा जी, उनको चुप कीजिए ना। मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बोलने नहीं। दीजिए। चित्रा जी, आप अगर हमारे इस बीच में तरह चिल्लाएंगे, आप प्रकार क्या से- सोचते हैं? अरे बोलिए, हम लोग को नहीं झूठे हो पता है, तुम। हमें चिल्लाना नहीं तुम आता लोग है। को मालूम है सबके कि बीच मैं में बोलूंगा चिल्लाएंगे, तो गाली तुम्हारा देंगे झूठ मोदी पकड़ा जी को। जाएगा। घनश्याम तुम्हारे तिवारी, पास क्या सच्चाई झूठ नहीं पकड़ा है। जाएगा? यही क्या तो झूठ पकड़ा लोकतंत्र है जाएगा? कि अगर एक वैसे गलत शाम फैसला तक ले लिया नकारात्मक योगी बात सरकार ने, होगी, बाद में करना। इसको पलटा भी, चित्रा जी, उनको मेरी लगा बात होगा कि खत्म कर फैसला दीजिए। गलत है, तो इसमें आप लोग ये अपनी डॉक्टर पीठ को जो डर थपथपाने में लगा क्यों लग मेरी गए बातों हैं? से- समाजवादी मेरी पार्टी को बात ऐसा खत्म क्यों कर लग रहा है दीजिए। कि आपके दबाव की वजह से सरकार ने ये फैसला वापस लिया? ये समय इतना विकराल है कि किसी के पास अपनी पीठ थपथपाने का अवसर नहीं है, और जो अपनी पीठ थपथपाता है वो दरअसल सच के से मुंह मोड़ रहा है। यहाँ किसी के पास अपनी प्रशंसा करने का अवसर नहीं है। सच ये है कि देश में 70 लाख बच्चे हैं जिनका टीका लॉकडाउन के चलते रुका हुआ है। बिहार में 10 लाख बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में 25 लाख बच्चे हैं। ना हमने इस विषय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से सुना, ना उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से सुना। सच ये है कि जब करोड़ों मजदूर सड़क पर चल रहे हैं, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ना हमने केंद्र सरकार से सुना, ना इन राज्य सरकारों से ये मांग उठी कि इन मजदूरों को मनरेगा का पैसा दिया जाना चाहिए। सच ये है कि जब ये मजदूर खाली पांव, बाल बच्चे खाली पांव चल रहे हैं, तो राज्य सरकारों ने ये इतना भी नहीं कहा कि कम से कम इनको जूते चप्पल तक दिए जा सके। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इतने लाख लोग आ गए, उतने लाख लोग आ गए, लेकिन 3000 से कम रेलें इस देश में अभी भी चल रही हैं, और उतनी कम रेल में इतने लाख लोग नहीं आ सकते। सच ये है कि बसें नहीं चल रही थी। आप नोएडा से लेकर के लखनऊ तक जाइए और आपको सड़क पे दिखाई देगा हर 10 किलोमीटर पे किस तरीके से इंसानियत का गला घुटने वाला मंजर है, और इसकी जिम्मेदार ये मजदूर नहीं है, ये सरकार ही है। अंतिम बात समाजवादी पार्टी को समझ में आ रही है क्या? दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, मुख्य विपक्षी दल का निर्वहन आप लोग ढंग से कर रहे हैं इस वक्त? इतने दिनों के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को अचानक से कुछ दिनों से मैं देख रही हूं, बाकी सारा काम आप लोगों का ट्विटर पे हो रहा है, ग्राउंड पे कहां है? मैं दो बातें कहना चाहता हूं। दो बातें। पहली बात कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई भी हताहत हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी ने सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आगे बढ़कर उस हताहत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिया, चाहे वो हमारे परिवार का नहीं था तब भी, हमारे राज्य का नहीं था तब भी, वो कहीं का भी था। अगर वो हमारे राज्य में हताहत हुआ, हमारे पास खबर पहुंची, हमने आगे बढ़ के मदद की। हमारे कार्यकर्ता अपने यथासंभव जमीन पर रहे और काम करते रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूं कि मैंने अन्य पार्टियों के सांसदों के साथ मिलकर PII इंडिया बनाया, जो अलग अलग पूरे देश से आइडियाज इकट्ठे करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अनेक पार्टियों को दे रहा है कि लोग उस पर अमल कर सकें। लेकिन ये सुझाव भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से न मांगे जाते हैं, न इनका सम्मान किया जाता है। आप ये बताइए, एक ऐसा संदेश दिखा दीजिए योगी आदित्यनाथ का, उनके किसी उप मुख्यमंत्री का, जिन्होंने किसी से भी सुझाव मांगा। ये लोग ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि आप गलत निर्णय लेते हैं, उसके बाद किरकिरी होती है और आपको वापस लेना पड़ता है, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री आके आपसे सुझाव मांगे, आपकी भी 2012 से 17 तक सरकार रही है, आप भी सुझाव दे देते, आपके पास पूरा प्लान था। तो इस समूचे पैनल से मैं एक गुजारिश करता हूं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान बता दीजिए। संबित जी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बता दें, पता ही नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बता दें, पता ही नहीं है।
इस देश में स्वास्थ्य मंत्री का नाम, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री का नाम प्रवक्ताओं को पता नहीं रहेगा, उन्होंने क्या बयान दिया नहीं दिया, क्या केवल आईएएस ऑफिसर्स बयान देंगे उससे देश इस बीमारी से लड़ेगा? तो ये लोग सरकार में क्यों आए थे? प्रधानमंत्री प्रेस से रूबरू नहीं होते, वो नहीं पता निर्णय कौन लेता है, कौन सलाह देता है, क्यों इस देश के मजदूरों ठीक है, पर राजीव राज किया गया? आप जवाब दीजिएगा। सम्बित पात्रा जल्दी से। रोहन, मैं आ रही हूँ तुरंत आपके पास। सम्बित पात्रा जी, नहीं, वो पूछ रहे हैं नहीं यूपी के बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का नाम भी आपको नहीं मेरी पता बात को होगा। खत्म करने दीजिए चित्रा जी। रोहन, मैं तुरंत आऊंगी इसके बाद, तुरंत आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं चित्रा जी, मेरी बात को खत्म करने दी जाए। ये डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि बीच में बोल के मेरी आवाज को रोक देंगे? जनता की आवाज को रोक देंगे? नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं रोकूंगा मेरी आवाज को। ये जो मजदूरों की नहीं, थोड़ा सा चित्रा जी मुझे समझ दीजिए, उन्होंने बहुत बोला है। चित्रा जी, आप इनकी आवाज को कम करिए, आराम से हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए घनश्याम भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बहुत सम्मान भी करता हूँ। आपके दो तीन बात मुझे कुछ बात करनी है, ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? राजीव जी ने मेरे से सवाल पूछा। चित्रा जी मेरे से राजीव सवाल जी, मैं पूछ आ रही रही हूँ है। आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत थोड़ी सी आ रही है आपकी आवाज हम तक पहुंच पाने में। मैं तुरंत आऊंगी आपके पास। एक बार संबित की बात जल्दी से कंप्लीट। नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। सम्बित पात्रा, देखिए घनश्याम भाई, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने कुछ वाजिब प्रश्न पूछे हैं। जयप्रताप सिंह जी का आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी कभी इंडिया में भी आप देख रहे हैं, पर भारत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जरूरी नहीं है कि हर दिन हर्षवर्धन जी करे। आप लव अग्रवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं। आपने कहा कि टीकाकरण होना चाहिए बच्चों का, बिल्कुल होना चाहिए, उसकी एक समय सीमा होती है। अगर टीकाकरण आप 3 महीने बाद भी करेंगे, अगर बच्चों को आप हॉस्पिटल में कोरोना के लिए भेजेंगे, टीकाकरण कोरोना के समय, तो बच्चों को कोरोना होने का खतरा होता है। इसलिए टीकाकरण 3 महीने के लिए टल जाएगा तो बच्चे को खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी अवधि होती है। मगर आप कोरोना के समय टीकाकरण करेंगे तो बच्चे को ज्यादा खतरा है। नंबर 1, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किया गया है ताकि मजदूर बंधुओं को और भला हो सके। आप भी तो मानते हैं, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले, आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता के बावजूद जिस प्रकार की कंटेनमेंट वहां की सरकार ने किया है, ये बधाई की पात्र है। इतना तो कम से कम ठीक है। रोहन, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी। एक लाइन में घनश्याम तिवारी जी, क्या आप बधाई देंगे? वो कह रहे हैं कि बधाई के पात्र है या नहीं यूपी सरकार वहां पर? उन्होंने इतना अच्छा मैंने शुरू में कहा कि जब 22 8 करोड़ परिवार बेसहारा होकर जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो जो स्वयं को बधाई देता है वो या तो अहंकारी है, उसने आंख बंद कर रखी है। उत्तर प्रदेश में 8,000 टेस्टिंग होती है और मैंने ये नहीं कहा कि आप टीकाकरण अभी कीजिए, मैंने कहा आपने क्या व्यवस्था की है, किसी से आपने सुना है? आप ये बताइए कि दुनिया का एक भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जिसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री डेली अपने देश के लोगों को नहीं बता रहे कि वो क्या निर्णय ले रहे हैं, किसकी सलाह पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है ना। अगर प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आके मित्रों कह दें तो उस पर आप लोगों को दिक्कत है, अगर वो हर रोज नहीं आए तो उस पर भी आपको दिक्कत है। पहले आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग चाहते क्या हैं। आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा। रोहन गुप्ता जी बहुत देर से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं मेरी बात संक्षिप्त में रखूंगा। देखिए, बात जैसी ये महामारी आती है तब ये होता है, कोई भी सरकार हो सबको मिलके काम करना चाहिए। आज ये भारत देश आज शायद 10वें नंबर पे आ जाएगा पूरे विश्व में कोरोना के मामले में। 1,31,000 मामले हो चुके हैं और एकमात्र देश है जहां पे लॉकडाउन हट रहा है और फिर भी संख्या बढ़ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सब लोग अगर मिलके तय करते, लॉकडाउन 1 के अंत पे उन्होंने पूरा अनाउंस कर दिया कि कल से लॉकडाउन है, मजदूर बेचारे रोड पे आ गए। शायद सारी राज्य सरकारों के साथ मिलके एक रणनीति बनाई होती तो मुझे लगता है हम हमारे मजदूर भाइयों को बचा सकते थे। बात की इन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज में, अभी ऊंट के मुंह में जीरा की बात कर रहे थे। आप तो जीरा भी नहीं छोड़ोगे, आप तो जीरो बना दोगे, आप तो जीरा को भी जीरो बना दोगे। और जीरो के मामले में पात्रा जी का नॉलेज पूरे देश को मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। बीच में कोई बात नहीं, आप यही लड़ाई जीरो कोविड नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ। बीच में क्यों बौखला रहे हो? मैं तो आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्यों बौखला रहे हो? प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग तो बहुत मैराथन घंटों तक चली थी, सारे मुख्यमंत्रियों की राय तो मांगी ही गई थी। और एक चीज और, चूंकि उड़ानों को लेकर भी हमारी चर्चा जारी थी, एक अहम मुद्दा छूट गया था। रोहन जी, इस सवाल का जवाब आपसे। मेरे मुद्दे पे बात करने दीजिए ना मुझे। हाँ, मेरा सवाल भी ले लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ इस पे आ रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे मजदूर परेशान हुए, हमारे छोटे व्यापारी परेशान हुए, आज मध्यम वर्ग उसके पास सैलरी नहीं आ रही, उसको नहीं मालूम ईएमआई कैसे भरेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब एयर ट्रैवल चालू हो, हमारे वापस जो मुसाफिर है वापस उस प्रकार की प्रताड़ना से ना पास हो। सरकार को पूरे सब स्टेट से बात करके जो भी क्वारंटाइन का मामला हो
कोई भी रूल हो, अगर उनका एयरपोर्ट रेड जोन में है, किस प्रकार से व्यवस्था हो, सारी चीजों को इकट्ठा करके कॉमन गाइडलाइन देनी चाहिए, जिससे जो भी मुसाफिर देश के कोई भी कोने से कोई भी कोने में जाए, तब लैंड होने के बाद उसको मालूम हो कि उसके रूल क्या है। वो कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए। बेचारा मजदूर तो चुपचाप सह गया। तो पर मुझे मतलब नहीं लगता केंद्र कि ये सरकार को कोई एक गाइडलाइन बना देनी चाहिए थी हर राज्यों के लिए भी, राज्यों को यह अधिकार नहीं देना चाहिए था। सबके राज्यों के सुझाव लेकर एक कॉमन चीज आ जाती है जिसमें राज्यों की सहमति होती है। नहीं, मैं समझाता हूं। संबित पात्रा, मेरा अगला सवाल आपसे है। राजीव जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, थोड़ी सी आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी। संबित पात्रा, मेरा सवाल दरअसल यह है कि मान लीजिए अगर किसी को 2-3 दिनों के लिए कहीं जाना हो, वो फ्लाइट से पहुंचता है दूसरे राज्य में, वहां पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, वो अपना 2 दिनों का काम 14-17 दिनों में खत्म करने के पास वापस राजधानी दिल्ली आता है, यहाँ की सरकार अगर उसे 14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन, ये जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है अलग अलग राज्यों को लेकर, एक गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की गई राज्यों की सहमति से? इसी बात को लेकर तो भ्रम की स्थिति बन गई है। मैं जवाब देता हूं, मगर एक बहुत बड़ी बात यहां बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फोन बैन को लेकर आपने जो अभी सवाल उठाया था, बहुत लोगों ने ट्वीट किया और मुझे खबर भी भेजी, एक ऑर्डर भी भेजा है। आप देख सकती हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। मैं पहले जवाब नहीं था, अब पढ़ के जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, ये 23 अप्रैल का ये आपका जवाब चित्रा जी अभी तक क्यों नहीं दे पाए थे? चित्रा जी, एक बार उनकी बात हो जाए जल्दी से। तुरंत आ रही हूँ राजीव रंजन जी, तौसीफ आपके पास, एक बार हो जाए। चित्रा जी, ये बंगाल की सरकार का ऑर्डर है 23 अप्रैल का। बंगाल के किसी भी कोरोना फैसिलिटी, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल अलाउड नहीं है। टाइम्स ऑफ आप इंडिया का खबर देख सकते हैं। किसी ने खबर की, ये सारा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड योगी जी का हो गया। ममता बनर्जी के बारे में ये सब कहा, चुप बैठे थे, घिघी मार के बैठे हुए थे कांग्रेस वाले और ये सपा वाले, कोई नहीं मुंह खोल रहा है। बंगाल में किसी भी जगह पे अलाउड नहीं है मतलब बंगाल से सीखा है यूपी की योगी सरकार ने? नहीं, बंगाल ने अच्छा काम किया था तो यूपी की सरकार ने सीख लिया वहां से। मगर हमने विड्रॉ किया है। आप लोगों ने एक बार बंगाल के बारे में क्यों नहीं पूछा सवाल इनसे? वेस्ट बंगाल, नो मोबाइल इन कोरोना फैसिलिटीज टू बी अलाउड, हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। कहां थे ये जो अभी ये जो चिल्ला के यहाँ पर मोदी जी को तानाशाह इत्यादि सब कह रहे थे, सब कहां छुपे हुए थे? कहां गिग्गी मार के बैठे हुए थे उस समय? शांत। और यहाँ कोई ऑर्डर आया, वो विड्रॉ भी हो गया, उस पर चढ़ावा कर रहे थे। दूसरी बात, आपने पूछा कि राज्यों को एक कॉमन ऑर्डर दे देना चाहिए। देखिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आज उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस आ जाएगा कि ये प्रोटोकॉल है, तो ये सारे लोग कल बैठ के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे कि हमारे देश में देखिए फेडरल स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, हमें ऑर्डर दे दिया है मोदी जी ने कि इतने दिन क्वारंटाइन करना है, इतने दिन क्वारंटाइन। अरे आप डिसाइड करिए। ठीक है तौसीफ खान, जल्दी से। ये तो ममता बनर्जी सरकार की ओर से विभाग के क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अम्फान तूफान में ये खबर दब से गई कहीं। तौसीफ, बेचारे संबित पात्रा जी ने अभी अपने आप को और अपने बीजेपी की दोहरी नीति को एक्सपोज कर दिया। वो बंगाल में जब हुई थी, बंगाल को क्रिटिसाइज कर रहे, बंगाल को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उन्हें ध्यान भटकाना था। कुछ मालूम नहीं है। नो मोबाइल फोन इन कोरोना फैसिलिटीज डिपार्टमेंट इन वेस्ट बंगाल जो है सेल फोन। एक एक करके राजीव त्यागी जी, ठीक है, बाकी लोगों की आवाज थोड़े धीमे कर दिया जाए, एक साथ बोलेंगे तो राजीव जी की आवाज नहीं आ पाएगी। राजीव रंजन जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। राजीव, देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जब भी सवाल होते हैं तो सत्तारूढ़ दल से बहुत सारे सवाल होते हैं। इस देश में बहुदलीय लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल सवाल पूछना है या उन्हें कुछ करना भी है। मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा कि बहुत बड़ी बातें कही और सूरत के रेलवे स्टेशन पर इनकी पार्टी के नेता चले गए झंडे लेकर के और ट्रेन खुलवाने के लिए हरी झंडी दिखाने वो बीजेपी के थे, बीजेपी के झंडे थे। गलत बात है रोहन गुप्ता, अगर ये करेंगे तो मेरा वायदा है आपसे। नहीं, आप बोलिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी आप मुझे 30 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, बोलिए राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी प्लीज बोलिए। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अभी तो उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव पैनल में नहीं है, लेकिन 200 बस देंगे, 200 ट्रेन देंगे, दिल्ली के मजदूरों का किराया भुगतान करेंगे। नतीजा सिर्फ 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया, कहीं 50 ग्राम राहत सामग्री नहीं बांटी। और यही कमों में लॉकडाउन 4 में अपना अपना इमोशनल अत्याचार राज्य सरकारें क्यों कर रही है, इसी बात को लेकर दंगल में हम बहस कर रहे थे, चाहे उड़ान का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला हो।
राज्यों के अपने अलग सुर हैं, केंद्र के अपने अलग सुर हैं, आपस में तालमेल की कमी देखी जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना काल में भी क्या इस तरह की पॉलिटिक्स देश में चलती रहेगी?